हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक चौधरी। रिसेंटली हमने क्लास 10 सिविक्स में पावर शेयरिंग चैप्टर्स को कंप्लीट किया। अब हम नए चैप्टर्स फेडरलिज्म चैप्टर्स की तरफ हम आगे मूव करेंगे। और फेडरलिज्म चैप्टर्स इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है फेडरलिज्म सिस्टम पर रन करती है। तो अब यहाँ पर हम चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, किस तरह से वर्क किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको पावर शेयरिंग चैप्टर्स में आपको बेल्जियम और श्रीलंका का जो सिस्टम था वो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपको पता है श्रीलंका का जो सिस्टम था वो यूनिटरी सिस्टम था, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। उसी पर डिपेंड करता था कि पॉलिसी किस तरह से बनाई जाएगी। सारी की सारी पावर जो सेंट्रलाइज होती थी। लेकिन बेल्जियम में ये था कि बेल्जियम में उसके बाद में ये किया कि बेल्जियम ने अपनी सेंट्रल की जो पावर थी उसको रिड्यूस किया और वो पावर रीजनल गवर्नमेंट को दिया। ऐसा नहीं था कि वहां पर रीजनल गवर्नमेंट पहले नहीं थी, वहां रीजनल गवर्नमेंट थी, लेकिन रीजनल गवर्नमेंट को ये सारी जो पावर जो दी जाती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती थी। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था कभी कि इनके पास एक्सेस पावर है तो उसे विड्रॉ भी कर सकते थे। लेकिन 1993 में कुछ ऐसा हुआ जहां पर बेल्जियम जो था वो यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ता है। और वहां पर स्टेट्स को अब स्टेट्स गवर्नमेंट को भी वहां पर इक्वल राइट्स उनको मिलने लगे, इक्वल पावर उनको दिया जाने लगा। अब दोनों ही रीजनल और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे दोनों वर्क करने लगी। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि यूनिटरी फॉर्म से फेडरल फॉर्म में आती, लेकिन श्रीलंका फिर भी यूनिटरी फॉर्म पर ही वर्क करता है। और बाद में तमिल लीडर्स जो होते हैं वो श्रीलंका के जितने भी जो लीडर्स हैं उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि वो अब फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पर पावर का डिविडेशंस होता है सेंट्रल और अथॉरिटी और रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स के बीच में। यहाँ पर फेडरलिज्म के अंदर टू लेवल्स या मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल इश्यूज के और नेशनल इंटरेस्ट के जितने भी जो इश्यूज है उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो अदर गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट होती है उसे अपने स्टेट्स का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करना होता है। और जितने भी जो स्टेट लेवल के इश्यूज जो होते हैं वो उसको सोल्व करना होता है। और दोनों ही गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट्स गवर्नमेंट, दोनों ही अपने अपने लेवल पर दोनों के पास पावर होती है। वो दोनों, अगर हम बात करें फेडरेशंस की कॉन्टेस्ट की बात करें जो या जो यूनिटरी सिस्टम से अगर हम बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो यूनिटरी सिस्टम के अंदर ये होता है कि सारी की सारी जो पावर होती है वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पर उसके सब यूनिट्स होती है। और सेंट्रल के पास में सारी पावर जो होती है वो सेंट्रलाइज होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी प्रोविंसेस या स्टेट्स को ऑर्डर कर सकती है उसे क्या काम करना है। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं होता है। फेडरेशन में पावर का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है इक्वली। या अगर हम बात करें आगे आने वाले समय में हम देखेंगे दो तरह का फेडरेशन हम होता है, जिसमें कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो फेडरेशंस के अंदर क्या होती है, दोनों के पास में कुछ पावर्स होती है। और अगर स्टेट्स गवर्नमेंट, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता है कि उसे क्या करना है। और स्टेट्स गवर्नमेंट भी अपने कामों के लिए कभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, नहीं वो अकाउंटेबल होती है। दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स होती है और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो केवल उस कंट्री के सिटीजन्स के लिए, उस कंट्री के पीपल्स। अब हम फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि किसी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म है या नहीं है, ये किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो हम 7 जो फीचर्स है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये होगा कि वहाँ गवर्नमेंट जो होगी वो 2 टायर या मोर देन 2 टायर्स में वर्क करेगी। और सेकंड जो होगा कि डिफरेंट टायर जो गवर्नमेंट जो डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है ना वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान में हैं तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट दोनों के ही रूल एप्लीकेबल होते हैं और दोनों ही सेम सिटीजन्स को क्या करती है, गवर्न करती है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक मैटर में उनका जो स्टेट का जो जुरिसडिक्शन होगा वो अपना सेंट्रल का अपना रहेगा, स्टेट्स का अपना रहेगा, जिसके अंदर लेजिस्लेशंस, टैक्सेशंस और एडमिनिस्ट्रेशंस का जो मैटर रहेगा वो अपना अपना इंडिविजुअल्स रहेगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कई सारे स्टेट्स की जो टैक्सेशन जो पॉलिसी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज किए जाते हैं। ये खुद का स्टेट्स का क्या होता है, अपनी खुद की एक टैक्सेशन पॉलिसी होती है। थर्ड, उसके बाद देखा जाएगा द द jurisdictions ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ द टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये स्पेसिफाई पहले से कर किया हुआ है कि किसी स्टेट्स के पास क्या पावर होगी। और
ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी देता है कि आपके ये पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती है। और द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। अगर सेंट्रल को लगता है कि नहीं किसी स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है, उससे विड्रॉ कर लिया जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये तभी होगा जब हमारा पार्लियामेंट में, है ना, अगर सेम कंसेंट होता है स्टेट और सेंट्रल का, तभी ये चेंजेस हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट, court have the power the interpret the constitution and the power of different level of government। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में कि पावर शेयरिंग को लेकर, तो वहाँ जो हमारा कोर्ट है वो क्या करेगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से इंटरप्रेट करेगा, और जो हाईएस्ट जहाँ पर कोर्ट, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसी का जो डिसीजन होगा उसे कंसीडर किया जाएगा। और ऐसे बहुत से ऐसे मैटर है जहाँ स्टेट्स का सेंट्रल के साथ में, या दो स्टेट्स के बीच में कई बार ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं, वहाँ पर जो हमारा हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उन्हीं के जो डिसीजंस होते हैं वो वहाँ पर मैटर करते हैं। और अगर हम बात करें सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें, हर एक गवर्नमेंट का अपना अपना स्पेसिफाई होता है। स्टेट्स का अपना एक फाइनेंशियल, उनके पास एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, जो स्टेट के टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स को वो सोल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं कि जो फेडरल सिस्टम है ना, उनके ड्यूल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम देखें कि सेंट्रल के कुछ और ऑब्जेक्ट्स होंगे और स्टेट्स के कुछ और ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर देखा जाए सेंट्रल का अगर ऑब्जेक्ट देखा जाए, तो उनका सबसे बड़ा ये होता है कि हमारी कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना, साथ साथ में रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोड करना उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से यहाँ पर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रूशियल फॉर द इंस्ट्रक्शंस institution and practice for the federalism, government at different levels should agree the सेम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। दोनों के बीच में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो दोनों अपने अपने पावर को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट इच वुड बी अबाइड इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। दोनों से इस तरह के एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि दोनों अपने अपने रूल्स और को अबाइड करें, उसे पालन करें। और एक आइडियल फेडरल सिस्टम उसी को कहा जाता है जहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम सब साथ में रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो कंट्री है जहाँ पर सेम फेडरलिज्म सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें इंडिया और यूएसए के कंपैरिजन को करें, तो क्या इंडिया और यूएसए का जो फेडरलिज्म सिस्टम है क्या सेम तरीके से काम करता है? तो ये डिफर करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे यहाँ पर किस तरह से डिफर करता है, वहाँ के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को देखा जाता है कि उनका जो फेडरेशन जो है, फेडरलिज्म सिस्टम है, वो किस तरह से फॉर्म किया गया है। और यहाँ पर दो तरह के रूट्स हैं जहाँ पर फेडरेशन जो फेडरलिज्म है वो वर्क करता है। जो फर्स्ट रूट जो है इन्वॉल्व किया गया है कि जितने भी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है ना, वो साथ में आकर अपने आप को क्या करते हैं, एक बिगर यूनिट्स बनाते हैं, जिससे वो मतलब यानी कि वो साथ तो आते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी ऐसा नहीं कि वो साथ आने से आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, नहीं, वो साथ में एक साथ अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, तो अगर ऐसी अगर अलग अलग इंडिविजुअल स्टेट्स अगर साथ आते हैं, तो इससे ये होता है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है उन स्टेट्स की, वो बढ़ जाती है, साथ मिलकर सिक्योरिटी को और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी फेडरेशंस को कहा गया है कमिंग टुगेदर, जो कि यूएसए और स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह का फेडरलिज्म आपको देखने को मिलेगा। अगर यूएसए के अंदर देखें, तो यूएसए में 50 स्टेट्स वर्क कर रहे हैं। अब उनको सबको एक साथ लाकर उनको यूनाइट किया गया है, और हर एक स्टेट्स की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, और हर एक स्टेट और अपनी अपनी सॉवरेनिटीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, और साथ हैं तो काफ़ी सब स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि आप यूएसए के बारे में आप जानते ही हैं। अगर हम देखें, एंड द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फेडरेशन, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा द फेडरल गवर्नमेंट। और यहाँ पर क्या होता है कि ये इन सभी स्टेट्स को क्या होती है, इक्वल पावर होती है, और ये सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट्स के संबंध में होता है। अगर हम देखें नेक्स्ट सेकंड रूट अगर देखें, तो यहाँ पर जैसे इंडिया जैसी लार्ज कंट्री जो हाँ है, वहाँ पर जो स्टेट्स और जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम एग्जांपल है, यहाँ पर हम होल्डिंग टुगेदर जो है, वो इस तरह होल्डिंग टुगेदर के फेडरेशन पे हम वर्क कर रहे हैं। देखिए, कमिंग टुगेदर जो आपने देखा था यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, वो इस तरह का जो हमने इससे पहले कहा था कि ये डिफर करता है कंट्री टू कंट्री कि वो किस तरह का फेडरलिज्म को एडॉप्ट करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर देखा जाए, तो वहाँ पर होल्डिंग टुगेदर है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी स्टेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी,
और यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स है या स्टेट्स हैं उनको जो पावर होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा कम दिया जाएगा और कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर उनको स्पेशल पावर्स उनको प्रोवाइड की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि वो क्या है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। हम देखते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर्स को देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसा स्मॉल कंट्री के अंदर भी वहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे थे जहाँ पर कम पॉपुलेशन से, और इंडिया जैसी वास्ट कंट्री जहाँ पर अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, अलग अलग रिलीजियस को मानने वाले लोग हैं, तो किस तरीके से हमने वो अरेंजमेंट कर रखा है कि जो हमारा इंडिया है एक फेडरल कंट्री की तरफ वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करें हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस की, अगर बात करें तो इंडिया का आप सबको पता है कि बहुत ब्लडी पार्टीशन हुआ था जब इंडिया के अंदर, इंडिया से ही पाकिस्तान जो था वो डिवाइड हुआ था। उसके बाद इंडिया में ऐसे बहुत से छोटे-छोटे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। उसके बाद में हमने क्या किया, उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में हमने मर्ज किया और इंडिया को हमारा अगर देखा कॉन्स्टिट्यूशंस में हमने एक वर्ड लिखा है, इंडिया एज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमने कभी फेडरलिज़्म्स की बात नहीं कही हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, लेकिन ये था कि सेम जो प्रिंसिपल जो फेडरलिज़्म्स के अंदर जो एप्लीकेबल जो वर्क कर रहे थे वो के वो ही प्रिंसिपल जो हैं वो इंडिया ने वो ही प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया हुआ है। तो इनडायरेक्टली हम भी एक फेडरलिज़्म सिस्टम ही है, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये वर्ड नहीं लिखा है फेडरलिज़्म, फिर भी हमारा जो कंट्री है वो फेडरलिज़्म के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे हमने अभी जो देखे थे फेडरलिज़्म्स के फीचर्स के 7 फीचर्स के बारे में देखा था कि फेडरलिज़्म्स किसी कंट्री का फेडरलिज़्म होने के लिए वहाँ पर 2 टायर या मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क करना होना चाहिए। तो हमने यही देखा हमारा इंडिया का अगर फेडरलिज़्म सिस्टम देखा जाए तो मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ वर्क करती है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ-साथ हमारे यहाँ पर एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जिसको आप लोकल गवर्नमेंट्स कहते हैं, जिसके अंदर म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायत वर्क करती है। ये सारे जो हमने पावर का जो इस तरह से डिवाइडेशंस कर रखा है, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग कर रखा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, वो उन्होंने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि लोकल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, स्टेट्स के पास क्या पावर होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी। इसीलिए हमने क्या कर रखा है कि तीनों के बीच में कोई डिस्प्यूट्स अराइज नहीं हो जाए, थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट में। इसी वजह से हमने क्या किया, इस तरह से एक अलग से सब्जेक्ट लिस्ट बना रखा है जहाँ पर हम फर्स्ट लिस्ट को यूनियन लिस्ट कहते हैं, जहाँ पर यूनियन लिस्ट के अंदर पावर होता है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि उससे रिलेटेड वो लॉ बना पाए। जहाँ पर हमने देखा कि हमारी कंट्रीज के डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज हो गए, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग और कम्युनिकेशंस और करेंसी से रिलेटेड जितने भी जो मैटर्स हैं उस पे केवल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या कर सकता है, उन पर लॉ बना सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार कई स्टेट्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, वहाँ पर इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर परफॉर्म की जा रही है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट्स के अंदर आर्मी को डिप्लॉय कर पाए, क्योंकि ये डिफेंस का मैटर होता है। डिफेंस के मैटर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट्स गवर्नमेंट की बात नहीं सुनती, क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर है, स्पेशल सब्जेक्ट्स पावर है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत बार इस तरह के इश्यूज आते हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करती है कि किस तरह से हमारे स्टेट्स के अंदर आर्मी डिप्लॉय की जा रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जितने भी नेशनल इंटरेस्ट के जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर वो लॉ बना सकती है। साथ साथ आपने अभी इंडिया के अंदर डीमोनेटाइजेशन देखा था, जहाँ पर हमने 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ की करेंसी को हमने बैन किया था। तो ऐसे करेंसी से रिलेटेड जितनी भी जो मैटर्स होते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड अगर मैटर देखा जाए, तो इन पर सबकी इनकी जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, जो यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। उसी तरह से हमने एक स्टेट लिस्ट भी बना रखा है, जो स्टेट्स और लोकल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर अपने लॉ बना सकता है, जिसके अंदर हमारा पुलिस आता है, हमारा ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी जो अगर पॉलिसीज़ बनाएँ, तो वहाँ पर स्टेट्स गवर्नमेंट के पास क्लियरली यहाँ पर पावर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस उनको प्रोवाइड करवाता है। जहाँ पर स्टेट्स गवर्नमेंट को कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसी तरह से हमने एक थर्ड लिस्ट और बना रखा है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है।
यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात देखें तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट के पास दोनों के पास इक्वल पावर होता है कि वो दोनों अपने अपने लॉ बना पाए। जैसे हम बात करें एजुकेशन की बात करें, फॉरेन फॉरेस्ट की बात करें, ट्रेड यूनियंस की बात करें, मैरिज एडॉप्टेशन और सक्सेशन से रिलेटेड जहाँ इश्यूज हैं वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज जो हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट है दोनों ही वहाँ पर लॉ बना सकती है। जैसे आपने देखा होगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखा होगा कि हर एक स्टेट्स का अपना एजुकेशन सिस्टम वर्क करता है, साथ साथ में पैरेलल वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो साथ साथ चलते हैं। जैसे मैं बात करूँ राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में राजस्थान गवर्नमेंट के स्कूल भी वर्क कर रहे हैं, उस तरह से राजस्थान के अंदर केंद्रीय विद्यालय भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी स्टेट्स के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हो सकती है, साथ साथ में वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी वर्क करती है। तो इसी वजह से एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। दोनों ही गवर्नमेंट के पास, स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उससे रिलेटेड लॉज वगैरह बना सकती है। अब आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स रह जाते हैं जहाँ पर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया था उस समय वो ऐसे इश्यूज नहीं थे। जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम पे हमारे साइबर क्राइम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं उनके उनके ऊपर लॉ बनाने का पावर केवल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास में है।